अस्सलाम वालेकुम। कुछ वाक़यात किसी दुनिया के किसी भी कोने में, अमेरिका के अंदर हो, यूरोप के अंदर हो या किसी अफ्रीकन कंट्री के अंदर भी हो, तो बाज़ वाक़यात ऐसे होते हैं कि वो रियासत का वजूद जो है उसको ख़तरे में आपको समझना चाहिए, और क्या एक फंक्शनिंग स्टेट है या नहीं है उसके ऊपर भी सवालिया निशान सामने आना चाहिए। पाकिस्तान में दो वाक़यात ऐसे हैं जिसके ऊपर इंतहा से ज़्यादा एज़ ए पर्सन मैं कहूँ, पाकिस्तानी सिटीज़न कहूँ, एज़ ए जर्नलिस्ट कहूँ, एज़ ए ह्यूमन बींग कहूँ, इंसान के तौर पर कहूँ, तो कोई ऐसी वजह नहीं बनती कि जो रहीम यार ख़ान में पुलिस वालों के साथ हुआ तो उसके ऊपर तशवीश की लहर ना दौड़ जाए। और फिर जो कुछ बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ पिछले 24 या 48 घंटे के अंदर, बलूचिस्तान में इक्का दुक्का वाक़यात होते हैं, पहले भी होते हैं, लेकिन अभी जिस लहर से जिस तेज़ी से हुए हैं, अगर ये कहा जाए कि उसके ऊपर तशवीश ना हो तो फिर हम पाकिस्तानी नहीं हैं। अगर ये कहें कि हमें तशवीश नहीं है तो फिर हम पाकिस्तानी नहीं हैं। तो अगर हम पाकिस्तानी हैं तो हमें क्या काम करना चाहिए। बलूचिस्तान में जिन लोगों को मारा गया वो इसी मुल्क के बाशिंदे थे ना, मेरे आपके बेटे थे, किसी के भाई थे, किसी के खामद होंगे, किसी की तो औलाद थे ना, इसी सरजमीन में पैदा हुए थे। तो उसको मारने वाले कौन है, पहला सवाल यहाँ से उठता है। कच्चे के डाकू हम हमेशा से सुनते हैं, जब से पैदा हुआ ना मेरी सारी उम्र गुजर गई, कच्चे के डाकू, कच्चे के डाकू। सिंध में भी और पंजाब की इस बेल्ट के अंदर भी फ़ौज डाली है आपने, फ़ौज डाल के भी कच्चे के डाकू नहीं मारे गए। रेंजर्स डाल लिया आपने, रेंजर्स डाल के भी कच्चे के डाकू नहीं मारे गए। पुलिस वालों को मारना शुरू कर दिया, और उनके पास ज़्यादा लॉन्ग रेंज और ज़्यादा बेटर वेपन सिस्टम मौजूद है जिससे वो मारते हैं। तो क्या हम एक रियासत हैं जो 150 डाकू होगा रहीम यार ख़ान के इलाके में, वो 12 पुलिस वालों को मार के हम उसको नहीं रोक सके। ये BLA क्या फिनोमेना, पहले इसके ऊपर भी आप देखें। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का एक मजीद ब्रिगेड है, तो मजीद ब्रिगेड के अंदर कितने होंगे, 10 लाख लोग होंगे, हमारी 10 लाख फ़ौज है, क्या हम उसको काबू नहीं कर सकते। ये जो नफ़रत है ना दाखिली, असल सवाल जिसके ऊपर सारे आंखें बंद करते हैं, और हम लोग पूरी पाकिस्तानी कौम को, अभी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब आके तो बड़ा वो वहदत का एक दर्स दे रहे थे, लेकिन आपको फंडामेंटल इश्यूज़ को एड्रेस करना पड़ेगा। आपके मुल्क के अंदर जितना दाखिली इंतशार होगा उसका अंजाम क्या होगा। 14 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं, 10 फ़ौज के जवान हैं जो शहीद हुए हैं बलूचिस्तान के अंदर। टोटल 39 लोग हैं जिनको उन्होंने दहशतगर्दों ने मारा है। फ़ौज वाले भी मेरे बेटे, वो सिक्योरिटी के किसी और एजेंसी के भी थे, वो भी मेरे बेटे। वो जो 39 जिनको बसों से उतार के चुन के मारा गया है वो भी हमारे बेटे। तो इसका जवाब कौन देगा। ये दाखिली इंतशार आपको एड्रेस करना पड़ेगा। जितनी इंटरनल डिवीज़न होगी, जितनी दाखिली तकसीम होगी, मैं लड़ता रहूँ। जनरल आसिम ने बड़ा गलत काम किया, हुकूमत में मुदाखलत कर दी। जनरल आसिम कहे कि नहीं ये इमरान खान ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया, इमरान खान कहे नहीं ये शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने तबाह कर दिया। लड़ लें और मुल्क का हाल कुछ नहीं बचेगा। जिस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी का या बड़े बड़े ओहदों पर रहने का सबको शौक़ है, उसको बचाने के लिए पहले फ़िक्र करें। अगर वो बचाने की फ़िक्र आप लोग नहीं करेंगे तो आपको इन ओहदों पे, इन पोजीशंस पे, बड़े बड़े नामों का कोई हक़ हासिल नहीं है। और पाकिस्तान की पिछले 24-48 घंटे की सूरत हाल ऐसी है कि इन सारे लोगों को पाकिस्तानी कौम के सामने जवाबदेह होना चाहिए और अपने किरदार के ऊपर माफ़ी मांगनी चाहिए। एक और अफसोसनाक पहलू यह है कि हमारी पार्लिमान ऐसी सूरत हाल में 2 या 3 सिक्योरिटी के जवानों को कोई मार के चला जाए ना, तो उसके ऊपर आपकी पार्लिमान को सर जोड़ के बैठ जाना चाहिए। लाइव सेशन आपका पूरी कौम को दिखाना चाहिए और कॉजेज़ ढूंढनी चाहिए कि क्या वजह हुई कि 12 पुलिस वालों को मार दिया, क्या वजह हुई कि बलूचिस्तान के अंदर ही हुआ। और उसके ऊपर तब तक उठे नहीं जब तक आप सोल्यूशन उसका हल लेके वहाँ से उठते नहीं हैं। हमारी पार्लिमान की प्रायोरिटी क्या है, एक हिडन एजेंडा है जिसके ऊपर ये गौर कर रहे हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज काबू नहीं आ रहे। तो उम्र 68 साल करें, 68 ईयर करें तो फ़ायदा होगा कि 62 ईयर्स करें तो फ़ायदा होगा। क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं 6 जिन्होंने खत लिख दिया है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ही रहें, ठीक है, या किसी तरमीम करके इनको बलूचिस्तान हाई कोर्ट में फेंक दें तो ज़्यादा मैनेजेबल हो जाएंगे। अगर ये प्रायोरिटी है तो फिर बहुत ही दुख का मुकाम है और आपको इस पार्लियामेंट में रहने का कोई हक़ हासिल नहीं है। आपको शर्म आनी चाहिए और पाकिस्तानी कौम से इस पार्लियामान में फ्लोर पे खड़े होकर हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी, वज़ीर दाखिला को भी और जितने मुतल्लिका बाकी लोग हैं उन सारों को हाथ जोड़ के माफ़ी मांगनी चाहिए। कभी इस कदर भी वहशतनाक वाक़यात हुए, मरने के बाद चले जाओ जी, घर ले लो, बच्चे को नौकरी भर्ती कर देंगे, वो जो दुनिया से बाप चला गया उसका कौन जवाब देगा। प्रोग्राम में इसके ऊपर भी बात करेंगे और क्या आईनी तरमीम हुकूमत गौर कर रही है उसके ऊपर भी बात करेंगे। जो हमारे साथ छोटा मायूम अहमद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आबिद शेर अली साहब हैं PMLN से, और माजिद निज़ामी साहब हैं, मारूफ एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। हमायूं साहब, पहले तो ये सिक्योरिटी वाला मामले पर डिस्कशन करनी चाहिए। बड़ी तकसीम होगी पाकिस्तान में,
मैं तो एज ए जर्नलिस्ट पूछे ना तो दुआ मांगता हूँ कि ऐसा दिन आए कि मैं इस मरने मारने की खबरों से निकलकर, इस इंतशार वाली खबर से निकलकर किसी ढंग की खबर पे बात कर सकूँ। नहीं कर पाता। प्रोग्राम शुरू करने लगते हैं तो कोई ना कोई नया फसाद ही सामने आया होता है। आपको दुख नहीं होता, अफसोस नहीं होता कि हम पाकिस्तान को कहाँ ले आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए नदीम साहब, आपने जो बातें की हैं वो हर एक के दिल की आवाज़ भी है, और मेरे ख़्याल में आज का एक तकाज़ा भी है कि हम सबसे पहले एज अ कौम ना हम बैठ के देखें। मैं मिसाल देता हूँ इस कौम की एक घर की तरह। आपको पता है हमारे कितना ज़्यादा इस मुल्क में कितना ज़्यादा ये रिवाज होता है कि एक घर के अंदर 3-4 भाइयों का किसी एक छोटे से इशू के ऊपर लड़ाई हो जाती है। कोई छोटी सी ज़मीन होगी, कोई छोटे से पैसे होंगे उसके ऊपर, और भाई भाई को कत्ल कर रहा है, भाई भतीजे को कत्ल कर रहा है, भतीजा चचा को कत्ल कर रहा है, चचा, ये सारी चीज़ें चल रही होती है। अब उसी को जब आप एक्स्ट्रापोलेट कर दे इन दी बिगर उस लिहाज से, दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान। अच्छा, इसकी अगर आप वजूहात पे जाएं, इसकी वजूहात में छोटी छोटी लेकिन बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। अगर जान के मान पाऊँ तो उनमें से 2-3-4 प्रॉब्लम ऐसी हैं कि वो एड्रेस हो सकती हैं, लेकिन उनको हम एड्रेस करते नहीं हैं। मैं मिसाल देता हूँ, डॉक्टर हुमायूं एक टेररिस्ट है, या इसने कोई गलत काम किया है, इसने मुल्क के लोगों के साथ, मुल्क के दुश्मनों के साथ मिलके कुछ किया, पता चल जाता है, मुझे पकड़ के ले जाया जाता है इंटेरोगेशन के लिए। गुड, कोई पाकिस्तानी इस चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं है। अब होता क्या है, हो सकता है डॉक्टर हुमायूं जो है ना टेररिस्ट और कहीं और निकल गया हो, अफ़गानिस्तान चला गया हो, कोई और गलत काम करने चला गया हो और वो घर से गायब है। लेकिन हमारे यहाँ पे एक परसेप्शन ये है कि उठा लिया गया। किसने उठाया? हमारी ही हुकूमत के लोगों ने या एजेंसीज ने उठा लिया है। बेहतर ये हो कि मुझे पकड़ लिया एजेंसी ने, वो पकड़े और मेरे घर वालों को कहे कि तुम्हारा बेटा, तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई, तुम्हारा मियाँ इस चीज़ के लिए हमने पकड़ा है, हमारे पास है, लेट अस इंटेरोगेट एंड वील गिव इट बैक। केस रजिस्टर करके उसको कोर्ट ऑफ लॉ में करें। अब ज़रूर करें उसको, जिस तरीके से इंटेरोगेट करना है, इंटेरोगेशन आपका ज़रूरी करना है। लेकिन ये कर देना कि मुझे पता ही नहीं है कि मेरा भाई कहाँ है, मेरे बीवी को पता ही नहीं है कि मियाँ कहाँ चला गया, मेरे बच्चों को पता ही नहीं है कि बाप कहाँ चला गया है, जिंदा है, मर गया है, अगर तो मैंने, अब जब इस चीज़ को आप एड्रेस कर लेंगे ना, ट्रस्ट मी, आपका कम से कम 40-50% का मसला हल हो जाएगा। तो ये जो बलूचिस्तान में अभी हुआ है ना, ये आपके दाखिली तो इंतशार उसके अंदर बुनियादी तौर पर कैटलिस्ट का किरदार अदा करता है, लेकिन जब आपके दाखिली इंतशार बढ़ जाता है ना, तो फिर आपके जो वो दोस्त हैं जिनका अवलीन इंटरेस्ट ही होता है कि आपके मुल्क के अंदर फसाद ही फैला रहे, वो फिर उसको फंड करते हैं उस प्रोसेस को। अब हमने उस ज़मीन को हमवार करके उनको दे दिया, तो कोई इंडिया फंड करेगा, कोई और दुश्मन फंड करेगा, क्यों नहीं करेगा? मैंने देखे ना, मेरे दुश्मन, फ़र्ज़ करें मैं वही मिसाल देता हूँ घर वालों की, अब मेरे साथ वाला मोहल्ले वाला है, उसको पता है कि यार इस घर का ये पोर्शन मेरे हाथ आ जाए ना तो मेरी थोड़ी सी एक्स्ट्रा ज़मीन आ जाएगी, तो वो क्या कहेगा, एक भाई का जिसका कमरा उसकी तरफ होगा वो से कहेगा यार उसने तो तुम्हें ये कर। अब वही सारी चीज़ें इस जगह पे ही हो रही है। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, असल प्रॉब्लम हम लोगों के अंदर है। हम लोगों को उस चीज को एड्रेस कर लेंगे, हमारा एक बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। हमें दुश्मन नहीं कुछ कर सकता जब तक कि हमारे अंदर कोई खामियां ना हो। आबिद शेर अली साहब, ये बहुत बड़ा इस वक्त इंतशार है, बहुत बड़ा इंतशार है, और इसमें सियासी बसीरत चाहिए होती है और यूनिटी चाहिए होती है, इत्तेहाद चाहिए होता है, लीडरशिप का भी, फौज का भी, अदलिया का भी, सारे एक पेज में, मीडिया का भी। हम सारे कहें कि नहीं हमें अमन चाहिए, जो ख़राब कर रहा है अमन उसको पकड़ें आप, वो हमारे अंदर इत्तेहाद आएगा कब? मैं तो उस दिन के इंतज़ार में। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब, इसमें कोई दो राह बात नहीं है कि जो एक दिल खराश वाक़या बलूचिस्तान में जिसमें 23 अफराद अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे, ये वाक़या हुआ। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे डॉक्टर हुमायूं भी बड़े अच्छे हमारे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं। मैं इनको प्रपोज़ करूँगा, मैं हुकूमत से भी कहूँगा कि इस पर APC बुलवाई जाए, सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर जो पाकिस्तान में इस वक्त दरपेश चैलेंजेस हैं।
जो भी आपके इख्तलाफात हैं, पॉलिटिकल इख्तलाफात, अभी जो हुमायूं साहब बात कर रहे हैं, तो फिर इस पर हामी बने कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी का इशू जो है उस पर हमें एक पेज पे होना होगा। इस पर हुकूमत को इनिशिएटिव लेते हुए एपीसी कॉल करनी चाहिए। एपीसी में तमाम पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो आपको उनसे सर एपीसी नहीं है, आप सर एपीसी की सानवी हैसियत होती है आबिद शेर अली साहब। आपको पार्लियामेंट के अंदर जितनी पार्लियामेंट्री पार्टीज पार्लियामेंट में लाइव सेशन करें, सारे पार्लियामेंट्री लीडर्स इसके ऊपर अपनी राय दें, अपनी पार्टी का मौक़िफ़ दें और एक नुक्ते के ऊपर सारे इकट्ठे हों। माजी में भी होता रहा है कि इन कैमरा सिक्योरिटी पे मामलात पर ब्रीफिंग दी गई और उस पर पूरी कौम यकजा होकर निकली। पार्लियामान का सेशन आज मेरा ख्याल कॉल किया गया है, उसमें इसको डिबेट को ओपन करना चाहिए। जो आप फरमा रहे हैं नदीम मलिक साहब, बिल्कुल इसमें दो राह नहीं है, बात नहीं है। अगर मुल्क है, सलामत है, हम भी ख्वाहिश करते हैं क्योंकि उसमें हमारे बीवी बच्चे भी शामिल हो सकते हैं, जो बच्चे बेचारे अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगा के बेचारे बसों में जाते हैं, उतार के उनकी शिनाख्त की जाती है। फिर ये साल से पाकिस्तान और बलूचिस्तान के एरिया में होता आ रहा है, जो नहीं होना चाहिए, किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ यहाँ पे यकजा होकर सिक्योरिटी इदारों को भी चाहे वो कच्चे के डाकू हों, चाहे वो किसी भी जगह पे दहशतगर्द हों, दहशतगर्दों के सहूलतकार, चाहे वो किसी भी सूरत में हो, किसी को नहीं छोड़ना चाहिए मलिक साहब। ये जो सहूलतकारी होती है ना, अपने अपने सूबों में अपने अपने मामलात को रिजॉल्व करने के लिए अपनी उनकी मजबूरियां, कोई मजबूरी मुल्क से बड़ी कोई मजबूरी नहीं है। आप आज ऐलान करें कि पूरा पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ा है, तो फिर खड़ा है। चाहे वो किसी की भी हुकूमत किसी भी सूबे में हो, तो फिर खड़ा है। तो आज ये ऐलान करके जाएं कि पार्लियामान के अंदर इस पर इन कैमरा सेशन होना चाहिए, उस पर एक यकसुई के साथ पार्लियामान को निकलना चाहिए। चारों सूबों में, आज़ाद कश्मीर समेत गिलगित बल्तिस्तान, जिधर जिधर दहशतगर्द और उनके सहूलतकार नदीम मलिक साहब मौजूद हैं, किसी सूरत में उनको नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे उसका ताल्लुक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, पाकिस्तान से बड़ी कोई पार्टी नहीं है। पाकिस्तान की गरीब मजलूम अवाम जो बेचारे अपनी जानें गंवाते हैं, हमारे फौजी जवानों की जानें जाती हैं, अभी पुलिस वालों की, कच्चे के डाकुओं में, वो कच्चे के डाकू के ज़मीन के नीचे रहते हैं। वो कभी इधर से बलूचिस्तान भाग जाते हैं, उधर से सिंध भाग जाते हैं, वो बॉर्डर ओपन है उनके लिए, वो किसी एक जगह पर खड़े नहीं होते। तो मैं इसीलिए मलिक साहब आपको कह रहा हूँ, चारों सूबाई हुकूमतें वफाक मिल के ये फैसला करें। मैं समझता हूँ आपने बिल्कुल सही प्रपोज किया कि पार्लियामान के अंदर इन कैमरा सेशन होना चाहिए, जॉइंट सेशन होना चाहिए, जॉइंट सिटिंग बुलाएं, सेनेट कॉल करें, नेशनल असेंबली, यही वक्त होता है कौम के साथ खड़े होने का। तो मैं बिल्कुल आपकी इस प्रपोजल से इत्तेफाक करता हूँ। माजिद साहब से एपीसी कॉल करके माजिद साहब दो हिस्से अलग-अलग आपसे, दो हिस्सों पे अलग-अलग आपसे चाहूँगा तजिया लें। एक तो ये जो कच्चे वाले डाकू हैं, ये कौन सा फिनोमेना है कि आपने फ़ौज और रेंजर्स भी लगा ली, आपने पुलिस वालों से ऑपरेशन करा लिया। अभी ये पीडीएम की हुकूमत में ऑपरेशन कर रहे थे, ये कि वो कच्चे के डाकू हैं, बड़े इलेक्शन में बड़े मसाइल पेश आ जाएंगे, ऑपरेशन हो रहा था, और वो फिर कच्चे के डाकू हमारे पुलिस वालों को मार के चले गए। ये कौन से इतने डाकू हैं जी जो हम काबू नहीं कर पा रहे? कॉजेज़ क्या है इसकी? जी बहुत शुक्रिया। ये दोनों इश्यूज़, जो बलूचिस्तान का इशू है और जो कच्चे के डाकियों का मसला है, मेरा ख्याल है कि इसको अगर हम मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच से देखें तो फिर ये चीज़ समझ आती है। उसमें जो एक अस्करी पहलू है या उसकी मिलिटेंसी है, दहशतगर्दी है, वो एक अहम पहलू है कि जिससे निमटने के लिए वहाँ पर फोर्सेस को मेरा ख्याल है एम्पावर करना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि उनके पास तो नेटो का असला हो डाकुओं के पास, और हमारे पास जो गाड़ियां हैं उनकी हालत भी इतनी अच्छी ना हो, और इवन जो रास्ता है, जो रूट है चौकियों को जाने का, वो भी महफूज ना हो। सो इस अप्रोच के साथ जब हम चलेंगे, ये तो बड़ा आसान होता है कि आपने 500 लोगों को वहाँ पे तैनात कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और डायमेंशंस भी होती हैं। क्या उनके पास वेपन्स हैं, क्या उनके पास स्ट्रेटजी है, क्या उनको वो सपोर्ट मिल रही है जो एक अटैक के टाइम पे मिलनी चाहिए। ये तो नहीं है कि जब वो उनका राब्ता मुनक़ता हो गया है तो आपको एक दिन लग जाए उनको तलाश करने में कि वो कहाँ पे हैं।
सो ये सारी चीज़ों को जब हम इकट्ठा करके देखते हैं तो फिर ये पता चलता है कि वाकई वहाँ पर एक स्ट्रेटजी का प्रॉब्लम भी मौजूद है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें पाया तकमील तक नहीं पहुँच सकती। और ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है दरियाए सिंध के किनारों के ऊपर। लेकिन निज़ामी साहब आप ये देखें कि आपने पूरे पाकिस्तान में वो जो सो कॉल्ड डिजिटल दहशतगर्द हैं उनको काबू पाने के लिए इंटरनेट बिठाया हुआ है, बंद किया हुआ है आपने कि कोई ऐप ना चले। लेकिन वो जो हमारे कच्चे के डाकू हैं उनके पास ऐसी महारत है कि वो वेल कोऑर्डिनेटेड और बड़ा टाइमली एक्शन करते हैं और हमारे पुलिस वालों को शहीद कर देते हैं और उसके बाद चले भी जाते हैं, उनको पकड़ भी कोई नहीं सकता। तो ये तो नलायकी का भी कोई नेक्स्ट लेवल है, पता नहीं इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, इसको क्या कहना चाहिए। जी बिल्कुल, उसकी वजह ये है कि जब आप 2 डिस्ट्रिक्ट की पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे और वहाँ के डीएसपीज़ लेवल के लोगों को इस चीज़ का चार्ज देंगे और उसके बाद जब कोई शहादतें होंगी तो आप डीपीओ को ट्रांसफ़र कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो अगर इस तरह के इक़दामात उठाने हैं और उसके बाद फिर अगर वज़ीर आला जाएंगी और वो शहदा के वारसीन से किसी एक ही जगह पे जाके मिल लेंगी, उनके घरों में भी नहीं जाएंगी, तो इससे ये पता चलता है कि बहरहाल ओवरऑल एक इशू है कि जिसको एड्रेस करना चाहिए। और अगर इसको एड्रेस नहीं करेंगे तो ये मामला इसी तरह 4-6 महीने बाद दोबारा सामने आता रहेगा। और इसी वजह से जब हम पंजाब हुकूमत या पंजाब पुलिस की कारकर्दगी को देखते हैं तो प्रॉब्लम यह है कि आईजी पंजाब शहादतों के बाद वहाँ क्यों जाते हैं, शहादतों से पहले क्यों नहीं जाते। जब प्लानिंग की मरहला होता है उस वक्त वो वहाँ पे मौजूद क्यों नहीं होते। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं। एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब जो हैं उनको वहाँ पे होना चाहिए, रेंजर्स को होना चाहिए। इशूज़ निज़ामी साहब देखें, रहीम यार खान में या सिंध के इन एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर या बलूचिस्तान में असला उगता तो नहीं है ना ज़मीन से। इनको अगर नेटो का असला मिल रहा है, गोला बारूद मिल रहा है, वो रॉकेट उनके पास पहुँच रहे हैं, तो वो सप्लाई लाइन कहीं से होकर वहाँ तक आती है ना। वो सप्लाई लाइन रास्ते में रुकती क्यों नहीं है। मैं तो इसके ऊपर मुझे शदीद दुख भी है और अफसोस है उन उदारों के ऊपर जिनका काम है सिक्योरिटी को इंश्योर करना। वो रॉकेट लॉन्चर यहाँ रहीम यार खान तक तो पहुँच गया है, वो नेटो की बंदूक भी पहुँच गई है, तो रास्ते में किसी ने चेक करने की जहमत नहीं की उसको। जी बिल्कुल, जब हम मरबूत हिकमत अमली की बात करते हैं तो फिर उसमें हमें कस्टम्स को भी देखना पड़ता है, हमें बॉर्डर स्मगलिंग को भी देखना पड़ता है, उसके अंदर हमें कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी को भी देखना पड़ता है, उसके अंदर हमें रोड सिक्योरिटी को भी देखना पड़ता है। ये जब सारी चीज़ों को हम देखते हैं तो हर जगह पर कोई ना कोई खामी और नाअहली नज़र आती है जो फिर इस पूरी की पूरी पिक्चर को तरतीब देती है। और इसी वजह से जब हम बलूचिस्तान को या इवन इसको भी डिस्कस करें तो इसमें एक मजमूई नाकामी, मेरा ख़्याल है ये एक बहुत अहम लफ्ज़ है, इसमें इनफरादी तौर पे लोग नाकाम नहीं हैं, ये एक बतौर सिस्टम एक नाकामी है कि जिसके बाद में जब कुछ हो जाता है तो फिर 3 से 4 दिन, 1 हफ़्ता कुछ बयानात आते हैं, कुछ इमदादी रुकूम आती हैं, लेकिन वो ग्राउंड पे जो मसाइल हैं वो ठीक नहीं होते। और इसी वजह से ये मसला हर और बलूचिस्तान के हवाले से आप क्या कहते हैं। बलूचिस्तान में भी ये रिपीट होते हैं वाक़यात के, चुने पंजाबियों को और मार दिया, और वो मारने वाला यकीनन मैं तो उसे पाकिस्तानी नहीं मानता और मेरा कभी यकीन है कि ये सरहद पार से उनकी माली मुआवनत भी होती है और उनको लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी मिलती है कि कहाँ कैसे हिट करना है, लेकिन हमारा ना रोकना हमारी नाकामी है। आप इसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं। जी बिल्कुल, इसमें पहली तो बड़ी वाज़ेह बात है कि ये खुली दहशतगर्दी है और इसमें ये बड़ा आसान होता है, सॉफ्ट टारगेट होता है कि आप इस तरह की सफाकियत दिखाएं। और इसके बाद जब हम इस मामले के दूसरे पहलू को देखते हैं तो उसमें बहरहाल बलूचिस्तान के अंदर हमें हुकूमत में और अवाम में एक डिस्कनेक्ट नज़र आता है। अगर आप बलूचिस्तान असम्बली को भी देख लें, वहाँ पर कितने जागीरदार हैं, कितने मिडिल क्लास लोग हैं। अभी 3 दिन पहले प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट आई है जिसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज एजुकेशन इंडेक्स को डिस्कस किया गया है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि क्वेटा जो कि बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत है उसका 68वां नंबर है पूरे पाकिस्तान के अंदर ये तालीमी मायार के हवाले से। तो आप जब अंदाज़ा करें कि एक सूबे का जो दारुल हुकूमत है वो तकरीबन 65 दीगर अजला के बाद उसका नंबर आ रहा है, तो उसके बाद हम ये कैसे यकीन कर सकते हैं कि वहाँ पर चीज़ें बेहतर होंगी। फिर आज अभी वज़ीर आला बलूचिस्तान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तुर्बत में आबादी के अंदर से रॉकेट आते हैं कानून नाफिज करने वाले इदारों के दफातर पर, उनके कैंप्स के ऊपर। तो ये वो चीज़ें जो बयान करती हैं कि उस जगह पर रियासत के साथ अवाम का क्या ताल्लुक़ है
और उन्होंने ये निशानदही भी की कि नौजवानों को जो मसाइल हैं वो हमसे बात करें, उनके तालीम के हवाले से जो मसले हैं, दीगर मसाइल हैं। लेकिन बात फिर वही है कच्चे के डाकुओं की तरह कि वाक़यात होने के बाद ये चीज़ें क्यों की जाती हैं। वाक़यात होने से पहले, जानों का ज़िया होने से पहले ये मामलात ज़ेरे बहस क्यों नहीं लाए जाते। मिसाल के तौर पे एक ब्रेक ले लें। वापसी पे मैं हुमायूं साहब से दरख्वास्त करूंगा कि ये जो इंस्टॉल्ड सेटअप है ना पाकिस्तान में, पॉलिटिकल सेटअप भी इंस्टॉल किए गए हैं और सैकड़ों अरब का बजट देकर भी अगर लोगों की महरूमियों को आप एड्रेस नहीं कर पाए तो फिर आपको थोड़ा सा सोल सर्चिंग करनी चाहिए। अपने गिरबान में हमें सबको झांकना चाहिए कि हम ये पाकिस्तान को कहाँ ले आए हैं, और इसी तरीके से अगर चलाते रहे तो 5-10 साल बाद मैं तो नहीं रहूँगा ना हमेशा, मैं तो चला जाऊँगा, मेरे पीछे मेरे बच्चे होंगे या आपके बच्चे होंगे। हम अपने आने वाली नस्ल के लिए पाकिस्तान की क्या शक्ल छोड़ के जाएंगे? क्या ये वैसा ही पाकिस्तान है जो हमने अपने बचपन में देखा था, वैसा पाकिस्तान अपने बच्चों को दे के जाएंगे, या उसकी ख़राब तरीन शक्ल में पाकिस्तान छोड़ कर जाएंगे? ये हमारे अगर बड़े इस सवाल को सोचें तो मेरा ख्याल है जवाब इतना मुश्किल नहीं है। ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हुमायूं साहब, जो बलूचिस्तान वाले मामलात हैं, बजट की कमी कहूँ तो वो मेरे ख्याल है बात दुरुस्त नहीं होगी। ढेरों ढेर बजट जाता है, इसके बावजूद वो एहसास महरूमी का इशू बरकरार रहता है। सरदार तगड़े रहते हैं, लोग भूखे हाथों मरते रहते हैं। हुकूमतें हम बनाते हैं, वो हुकूमतें लोकल लेवल के ऊपर उनकी कबूलियत नहीं होती, तो मसला तो फिर हल ना हुआ। यही लोग तो मसले हैं। आप मुझसे पूछें, दे आर द प्रॉब्लम। हमारे अनफॉर्चुनेटली मेरी नज़र में हमारे अपने ये जो सरदार हैं, वडेरे हैं, दे आर द प्रॉब्लम। कच्चे के डाकुओं की बात कर रहे थे आप, वो किस इलाके में है? कश्मीर का इलाका है, गोडकी लगता है, डी खान लगता है, थोड़ा सा उस तरफ चले जाए वो है, दरमियान में आ जाता है। ये क्या हमारे पास कोई इस किस्म की चीज़ नहीं है कि हम उनको ऊपर से करके देख सके कि ये कहाँ कहाँ होता है? आपकी जो हीट सेंसर्स होती हैं, कि हमारे पास वो नहीं है कि हम इतने गए गुजरे हैं कि हमारी रेंजर्स फोर्सेस, क्या कहते हैं, एयरफोर्स, क्या हम इतने गए गुजरे कि एक कच्चे के जो कि बहुत बड़ा इलाका नहीं है, ये मोर और लेस अगर आप देखें तो ये ऊपर पंजाब के बिल्कुल साउथ में, नीचे से आपका सिंध का ऊपर वाला हिस्सा उसके साथ ज़रा ज़्यादा है, और उस तरफ ज़रा पीछे चले जो बलूचिस्तान है। हम इसको पकड़ नहीं सकते। 100-200 250 मैं आपको एक नहीं 250 नहीं छोड़े 20,000 कर ले, नहीं हो सकते। मैं ऐसे कह रहा हूँ ना, 20,000 कर ले। ये 20,000 इज द प्रॉब्लम। क्या हमारे पास ये एक चीज़ नहीं है इसको एड्रेस करने के लिए, विल नहीं है। वी आर नॉट। आपने कच्चे के डाकुओं के इंटरव्यू सुने हुए, कहते हैं हमें तो हम यहाँ कहाँ जा सकते हैं, हमें तो ये सारा असला पुलिस देती है। आपने नहीं सुने? उनके वीडियो मैसेजेस देख के तो अफसोस होता है कि हम कहाँ जिंदा हैं, किस जगह पर देखिए, जिंदा द हैं। प्रॉब्लम इज आपको क्या मतलब है? उस इलाके से जो पॉलिटिशियन जीत रहा होगा, क्या उसका इनके साथ कोई लिंक नहीं होगा? डू यू रियली बिलीव दैट? आई डोंट। देखिए, बात यह है कि अगर हमने इन चीज़ों को एड्रेस करना है ना, तो सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम है। हम हमेशा से, अब मैं बलूचिस्तान की बात करता हूँ। देखिए, बलूचिस्तान को अगर हम देखें उसमें कितना पैसा जाता है, क्या करता है, और सबसे अनफॉर्चुनेटली सबसे ज़्यादा सीटें बलूचिस्तान में बिकती हैं, चाहे वो नेशनल असेंबली की हो, प्रोविंशियल असेंबली की हो, चाहे वो सेनेट की हो। खरीदता और बेचता कौन है? आप लोग। वही लोग नहीं, वही खरीदते वही बेचते हैं, वही खरीदते वही बेचते हैं। प्रॉब्लम यह है कि ये पैसा किन का है? देखिए, ये वो सारा पैसा है जो इन द नेम ऑफ पुअर पीपल हम कमाते हैं, और इन द नेम ऑफ पुअर पीपल हम कमाते रहेंगे। Somebody wants to disagree with me, please, by all means. मैं ये समझता हूं एज अ पाकिस्तानी, वी आर द प्रॉब्लम। वी the elite who is ruling Pakistan are actually the problem for Pakistan. कभी हम पाकिस्तान को भूल जाते हैं। हम लोग अपने नजरिए से, हमारे पास कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। भाई कालाबाग डैम बुरी चीज है। अरे भाई, साइंटिफिकली बताओ किस तरीके से बुरी चीज है। आप कहते हो कि सिंध का पानी अगर आप वो नहीं करोगे तो सिंध में पानी आ जाएगा। यार डाइक बना लो ना, साइंस तो आपको बताती है।
आप कहते हो नौशहरा डूब जाएगा, नौशहरा की हाइट क्या है और उसके कालाबाग की हाइट क्या है? अगर आप कालाबाग डैम बना देते हो, आपका मंगला डैम जो हर 4 साल बाद भरता है, हर साल भरेगा। आप कालाबाग डैम से पानी निकालो, झेलम से निकालो, रावी, सतलज, ये तो ब्यास, काम करना हो कहां तो तक कर तब है सकते ना, हो? ना करना हो तो मिसाइल डाल दो तो फिर प्रॉब्लम बहुत यही है, प्रॉब्लम ये है, हमारा सारा प्रॉब्लम ये है, वी एज पाकिस्तानीज are not sincere to this country in the name of Pakistan. अच्छा, एक बीपर कर लें, उस्मान खान हमारे साथ हैं। उस्मान, ये बताइएगा कि बड़ा शोर चल रहा है कि कोई आईनी तरमीम का ऐसा पैकेज आना है कि जजों को काबू करने का कोई नया फार्मूला दरियाफ्त होगा। कोई असम्बली के अंदर किसी ने जिक्र किया, लॉ मिनिस्टर या किसी और वजीर से आपकी बात हुई है? जी बिल्कुल मलिक साहब, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जॉइंट सेशन की बात सुनाई दे रही है कि 28 तारीख को जो है वो जॉइंट सेशन बुलाया जा रहा है और उसमें शायद कुछ जजिस के हवाले से कोई तरमीम की जाएगी। लेकिन एक तो ये बड़ा क्लियर होना चाहिए कि जॉइंट सेशन में जो है वो कोई तरमीम नहीं हो सकती है। उसके लिए ज़ाहिर है दोनों हाउसेस को जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो अपोजिशन लीडर की जानिब से सवाल उठाया गया था उमर अयूब की जानिब से कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकरीर पर वज़ीर कानून जो है वो सूरत हाल वाज़ेह करें, उनकी जानिब से ये मुतालबा आया तो उसके ऊपर आइनी सूरत हाल जो है वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से वाज़ेह की गई और उनका ये कहना था कि मौजूदा आइन और कानून के मुताबिक हाई कोर्ट्स में जो सीनियर जजेस हैं उसमें से किसी को जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी जो है वो चीफ जस्टिस मुकर्रर कर सकती है। उन्होंने हवाला दिया लाहौर हाई कोर्ट के जो जज हैं, उनका कहना था कि 5वें नंबर पर थी, उन्हें जुडिशल कमीशन। लेकिन हाई कोर्ट के जजेस चीफ जस्टिस का इशू ही नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है 175A, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का मामला है। तो जी उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस पे लॉ मिनिस्टर ने बताया कि नहीं बताया? देखिए, उनकी जानिब से बड़ा वाज़ेह किया गया कि 18वीं तरमीम के तहत जो है वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की तकर्री सीनियर मोस्ट को चीफ जस्टिस बनाया जाता है। तो ये उनकी जानिब से जब कह दिया गया और उसके बाद ये भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के मामले पर आइन के मुताबिक ही चला जा सकता है। तो उन्होंने अपनी तरफ से जो आइन और कानून की पोजीशन है वो वाज़ेह कर दी है। अब इसके ऊपर जो है वो बातें बहुत सारी हो रही है, लेकिन वज़ीर कानून ने वाज़ेह कर दिया है कि सीनियर मोस्ट को चीफ जस्टिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए बनाया जाता है और उसी के मुताबिक हुकूमत जो है वो आइन के मुताबिक ही उसके ऊपर अमल करेगी। मुलाजमत के ऊपर तो जिक्र नहीं हुआ, किसी ने सवाल नहीं किया असेंबली में, वो भी नहीं कर सकते। जी नहीं, अभी इसका मामला के ऊपर वो डिस्कशन कोई नहीं हुई, क्योंकि हमारी इतलात ये है कि वो CCLC में ये समरी जो है वो गई थी, मूव हुई थी और उसके बाद हुकूमती ऐवानों में जो है और उनकी टेबल्स के ऊपर ये समरी मूव कर रही है। अभी तक इसके ऊपर हतमी फैसला कोई नहीं हुआ। इसी हवाले से ना असेंबली में इसके ऊपर कोई बात की गई है और ना ही हुकूमत इसके ऊपर कोई बात करना चाह रही है। लेकिन कैबिनेट कमेटी ऑन लेजिस्लेटिव बिजनेस जो है उसके पास वो समरी आप कह रहे हैं गई है, लेकिन अभी उसके ऊपर पेशरफ्त नहीं है। वो कर नहीं जी सकता एग्जैक्टली है। इसी तरह है वहाँ वो बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान खान, आपके पास आ रहा हूँ। ये बड़ा थॉर्नी इशू है और ऐसे मौके पर जब पाकिस्तानी मर रहे हैं, हमारे सिक्योरिटी के जो जवान हैं वो हमारे इस कौम के बेटे हैं, वो शहीद हो रहे हैं, हमारी प्रायोरिटी, मैंने पहले भी आगाज़ में कहा कि ये है कि जजों को कैसे नथ डालनी है। ये हाई कोर्ट के जज इस्लामाबाद के बड़े तगड़े हो गए, इनको कैसे राय रास्त पर लाना है और मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनने देना या नहीं देना, उसके लिए कौन सा तरीका इख्तियार करें। रिटायरमेंट एज 62 कर दें या 68 कर दें ताकि फ़ायज़ ईसाई ना जाए। इस तरह की बातें जब डिस्कस हो रही हो तो आपको बहुत ही दुख होगा कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं और हम बातें क्या कर रहे हैं। आबिद साहब, मलिक साहब, माजी में भी बड़ी इस तरह की क्या सराहियाँ होती रही हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा होगा, वैसा हो जाएगा। ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। जो एक आइन में चीज़ें मौजूद हैं, एक चीज़ जस्टिस की तकर्री का मामला है, तो ये क्योंकि हमारे भूचाल आ जाता है पाकिस्तान में जब किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की या तैनाती का मामला हो या चीफ जस्टिस का तैनाती का मामला हो। दुनिया में नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में एक ज़रूर भूचाल सा आ जाता है कि पता नहीं क्या है, इनका ताल्लुक़ किससे है, किसके कहने पे कौन जज कैसे फ़ैसले करता है। मलिक साहब, इससे हमें दूर हो जाना चाहिए। किसी भी जज को बायस नहीं होना चाहिए, उसकी एफिलिएशन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं होनी चाहिए, उसकी लॉयल्टी पाकिस्तान और आइन के साथ होनी चाहिए। एक जज की जो लॉयल्टी है वो पाकिस्तान के आइन के साथ होनी चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली माजी में ये प्रैक्टिस हमें देखने में नहीं मिली। कोई जज मॉनिटरिंग जज बनता है, लोअर कोर्ट को प्रेशराइज करके नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसले करा देता है, कोई किसी के ख़िलाफ़ करा देता है। तो आप देखें कि इनका अपना किरदार और माजी इनका क्या रहा है। तो ये भी बात काबिल गौर है, जहाँ पे आप ये फरमाते हैं कि जजेस की तैनाती का मामला क्या है।
फिर ये भी आप मेहरबानी करके सोच विचार करें कि क्या ये जज आइनी तरीके से फैसला करते हैं या किसी के प्रेशर में आके फैसला करते हैं। ये हम 22वीं 23वीं ये 20वीं सदी है, ये कोई स्टोन एजेस नहीं है कि आप जज को कब्ज़े में करके फ़ैसला कर लेंगे, भट्टों की फांसी दिला देंगे, नवाज शरीफ को सजाएं दिला देंगे। इन चीज़ों से मलिक साहब आप जो फरमा रहे हैं, बजा फरमा रहे हैं कि इन चीज़ों से बाहर निकलना होगा। जज आइन के मुताबिक जो इनके लाखों केसेस पेंडिंग है, जो पाकिस्तान की अवाम इंसाफ के लिए भी यारों मददगार है, उनको इंसाफ दे दें। क्यों नहीं करते फैसले? बड़ा एक पॉलिटिकल केस है तो पूरी की पूरी जुडिशरी बैठ जाती है, एक गरीब आदमी उसकी चार चार नस्लें बीत जाती हैं, उनको इंसाफ नहीं मिलता। लोअर कोर्ट में मैं नहीं कहता, ये ज़बान सदेआम है कि जी जज कर लो, वकील नु की करना है। खुदा के लिए जब आप ये बात करते हैं मलिक साहब, हमें फिर इस मुगालसे से बाहर निकलना होगा कि आप फैसले आइन और दें, स्पीडी ट्रायल करें। कत्ल क्या सजा है जो उनको 2-2 महीने में ट्रायल करके लोगों के केसेस फारिग करते हैं। आप 9 साल बाद फैसला करते हैं, उनके बाप दादा भी मर जाते हैं। तो ये इन चीज़ों से बाहर निकलने मैं बिल्कुल जो आइन में तरीक़ाकार है उसी तरीके के मुताबिक ही अदलिया की तैनाती होनी चाहिए। तमाम मामला आइन और कानून के मुताबिक होने चाहिए। जो कोई चीज़ आइन और कानून के ख़िलाफ़ जाती है तो फिर उसका ओवरऑल रिएक्शन आता है। मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत कोई ऐसा गैर आइनी काम करेगी, गैर ज़िम्मेदाराना कोई काम करेगी। वो अपने आइनी ज़िम्मेदारी जो सबरी मूव होती है मोस्ट जजेस की, माजिद साहब से पूछ लें, फैसला हो जाएगा। माजिद साहब आपको क्या लगता है, ये खबरें गॉसिप बहुत ज़्यादा हैं इसके ऊपर, अभी वाज़े इन्फॉर्मेशन कहें कि डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है तो वो नहीं है, हमारे पास भी नहीं है। आपको क्या लगता है कि क्या इरादे हैं सियासी एतबार से हुकूमत के? जी बिल्कुल, अभी तो हुकूमत की जानिब से बहरहाल कुछ ना कुछ ऐसा प्लान किया जा रहा है कि जिसके अंदर वो ये चाहते हैं कि कुछ ना कुछ चीज़ों को लिमिटेशंस की तरफ लेके जाया जाए। उसकी वजह यह है कि हुकूमत और रियासत इस वक्त मौजूदा अदलिया से ख़ासी परेशान नज़र आती है। परेशान ना सही ना खुश ज़रूर हैं, और वो ये चाहते हैं कि शायद इन मसाइल का किसी ऐसे तरीके से हल निकाला जाए कि जिसके अंदर कानून और आइन को लाया जा सके। लेकिन सवाल ये है कि क्या कुछ ऐसा किया जाएगा कि जिससे आइन का बुनियादी ढांचा मुतासिर हो, या मखसूस नशिस्तों की तरह ये केस एक दफ़ा फिर सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। तो इस चीज़ को ज़रूर देखना होगा। और दूसरी जानिब अदलिया को भी मेरा ख़्याल है कि एक्टिविज़म से निकल के थोड़ा सा अपने मामलात पे फोकस करने की ज़रूरत है। अभी 3-4 दिन पहले की बात है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कत्ल के एक मुलजिम को वो 21 साल बाद बरी हुआ। उसकी अपील 6 साल से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग चल रही थी, उस पर कोई डिसीजन नहीं हुआ था, और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने माजरत की और उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया। तो क्या ये माजरत उन 6 सालों को या 21 सालों को पूरा कर पाएगी? अदलिया को भी मेरा ख़्याल है कि इन मामलात पे सोचना चाहिए, और एग्जेक्टिव को भी ये सोचना चाहिए, और मुकन्ना को भी, कि क्या आप स्टेप इन करके अपने 1-2 साल के आसानी के लिए या आराम के लिए क्या आप उनके ऊपर पाबंदियाँ क्यों लगाना चाहते हैं। तो मेरा ख़्याल है दोनों अतराफ़ से चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। ये जो लेकिन लेजिस्लेटिव बिजनेस है, ये कौमी असम्बली या सेनेट से तो स्टार्ट हो तो जॉइंट सेशन में जा सकता है। जो जॉइंट सेशन में ही अगर आइनी तरमीम करवाने का कोई तरीकाकार मौजूद नहीं है, बराह रास्त नहीं हो सकती, और बग़ैर आइनी तरमीम के आप जजेस की रिटायरमेंट एज ना बढ़ा सकते, 65 को 68 भी नहीं कर सकते, और 65 को 62 भी नहीं कर सकते। तो माजिद वहाँ पे काफ़ी इश्यूज़ हैं। अभी ये एक चंबा ही है कि पता नहीं जॉइंट सेशन से कौन सा सांप पटारे से निकलेगा, अभी तक ये वाज़े नहीं है। ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन माजी करीब में आइनी तौर पे और कानूनी तौर पे असम्बली के अंदर और बाहर ऐसे कई गैर मुतवक्को वाक़यात हो चुके हैं कि अब इस वक्त वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। तो इसलिए हमने ये देखा है कि असम्बली के अंदर भी ऐसे वाक़यात हुए हैं, असम्बली के बाहर भी ऐसी वाक़यात हुए हैं कि जिसके अंदर नॉर्मल प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया जाता। तो इसलिए बहरहाल ये डर मौजूद रहता है कि नॉर्मल प्रोसीजर से हटेंगे तो चैलेंज हो जाएगा। हमायूं साहब, ये मामला इस वक्त काफ़ी पेचीदा है और हुकूमत फंसी तो ही है, लेकिन मैं इनके बहुत सारे लोगों से इन पर्सन भी मीटिंग की है। मैं उन्हें कहता हूँ कि ऐसे ही हरकतें मत करें जो अगली हुकूमत में आपके गले का फंदा बन जाए।
पीटीआई को बैन करने की तजवीज़ उसमें थी, तो मैं उसका सख्त मुखालिफ हूँ। मैं कहता हूँ पता नहीं पीटीआई बैन हो कि नहीं, अगली हुकूमत आके नून लीग को बैन कर देगी, तो अवॉइड सच थिंग्स। तो अभी भी कुछ ऐसी कोई नया कोई पटारे से कोई मैजिक करने की कोशिश की जा रही है, मालूम नहीं वो क्या करने का इरादा उनका। आपको पता है हम क्यों पाकिस्तान में आज इस जगह पे जहाँ पे आज हम हैं? हाँ, इन्हीं हरकतों से, यही हरकतें। अच्छा देखिए, बात ये अभी हम बात कर रहे थे आपके, सबसे पहले अगर ये अच्छा बातें क्या हो रही थी, हम ये जो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला जो क्लॉज है उसको चेंज करते हैं। अच्छा वो ये कर नहीं सकते क्योंकि वो उसमें आर्टिकल 204 आता है, उसमें वो ये कर नहीं सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे अभी आपने कहा है कि सीनियर मोस्ट की बजाय किसी और को कर लो, 5 में से टॉप कर ले, वो आर्टिकल 175A के तहत ये कर नहीं सकते। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मामले में नहीं हो सकता, हाई कोर्ट में पॉसिबल, हाई कोर्ट में कर सकते। डेट मतलब एज चेंज करने के लिए आर्टिकल 179 है, उसके लिहाज से ये डेट सुप्रीम कोर्ट वालों की नहीं कर सकते, शायद उसमें दूसरे का जो हाई कोर्ट है उसकी तरफ कर सकते। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए, बात यह है कि हमारी प्रायोरिटी ये है कि हम लोग नी जर्क रिएक्शन पे बिलीव करते हैं। नी जर्क रिएक्शन का मतलब ये है कि उसका ताल्लुक आपके स्पाइनल कॉर्ड से, दिमाग से नहीं है। आपने यहां टैप किया, गड़क पांव इधर चला गया, ठीक है। ये पाकिस्तान करते ही है, ये सोचता नहीं है, नी जर्क रिएक्शन है। आपने उधर मार दिया, गड़स लात लग गई, सोचेंगे नहीं। आपके ख्याल में हायर जो है ना, जो आपका ग्रे ख्वाजा आसफ ने अभी कहा है नेक्स्ट वीक में जॉइंट सेशन होगा। अभी ये 28 वाली जो खबर थी शायद वो नहीं होगा, नेक्स्ट वीक में होगा। देखिए ये बात नहीं है, बट आर पॉसिबिलिटी, क्या सियासी जमात को पता है, पीटीआई को पता है, जब तक ये अगलों के वोट तोड़ेंगे नहीं। आपके तोड़ सकते हैं ना 41, मतलब देखिए ना 41 का उन्होंने अभी तक पार्टी एफिलिएशन का नोटिफिकेशन नहीं किया। देखिए अगर 41 को भी किया जाए तो वो इस वक्त उसमें है ना, ये क्या कह सकते हैं, सुन्नी काउंसिल में, तो उनको भी ये नहीं कर सकते ना, उनको भी नहीं, वो भी एक जमात तो बन गई है ना। 41 का नोटिफिकेशन अभी उन्होंने नहीं किया ना, तो उसका तो वो कहीं पे भी वोट डाल देंगे। चल जो फिर भी वो नहीं करेंगे। कोई बंदा जो पॉलिटिक्स में अपनी सबसे बड़ा कैच इस वक्त आपकी वो मखसूस नशिस्तों का है, वो अगर हुकूमत को मिल जाती तो उनकी टेंशन खत्म हो जाती। अभी टेंशन उनकी बढ़ गई है। मुझे एक बात बताएं, ये किस चीज के लिए करना चाहते हैं? ये गलत काम के लिए करना चाहते हैं ना। गलत काम अगर आप किसी भी लिहाज से करें, उसका नतीजा कभी ठीक हुआ है? पाकिस्तान क्यों आज गलत है? हम लोग किस लिहाज से भाई उस बंदे की, मैं इन प्रिंसिपल, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो किसी भी इदारे का हेड हो, चाहे वो कोई ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो कोई शख्स भी हो, किसी भी चीज हो, चाहे वो क्या कह सकते हो उसे, किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर क्यों ना हो, किसी की भी मुलाजमत एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। वजह, आप उस पूरे इदारे को तबाह करना है ना, एक्सटेंशन दे दे। जनरल बाजवा को एक्सटेंशन क्यों दी थी? गलत था, माफी मांगनी चाहिए। गलत था। कौमी असेंबली के फ्लोर में इमरान खान ने ऑलरेडी माफी मांगी है। इमरान खान ने कहा हुआ है कि मैंने गलत किया था। देखिए ये बहुत बड़ी बात है। बैरिस्टर गौहर साहब को कहें कौमी असेंबली के फ्लोर पे कौन से माफी मांगी। मैं ये समझता हूँ वो गलत था, और अगर वो इमरान खान ने इसकी वो कहा हुआ है कि हमने गलत किया था, इससे बड़ी क्या चीज है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अबव ऑल थिंग्स, देखिए हम लोग किस बेसिस पे कर रहे हैं। अगर मैं ख्वाजा आसिफ साहब का बयान ले लूं, ख्वाजा साहब कहते हैं कि रिटायर्ड जनरल एजाज साहब हैं जो कि सुसर हैं जनरल बाजवा साहब के, उनकी एश्योरेंस पे इनको चीफ बनाया गया था, आउट ऑफ टर्न। आपने किसकी एश्योरेंस पे एक्सटेंशन दी? किसी को गलत किया। देखिए बात मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, मेरा मकसद ये है कि हम लोगों की प्रायोरिटीज गलत हैं। नहीं गलत है, आपकी भी गलत है, इनकी भी गलत है। देखिए मैं उसमें आपको भी शामिल करूंगा। आप सब क्लोजिंग रिमार्क्स आपसे ले लें। ये इस मेस से निकलना है ना, तो उस मेस से, इस बहरान से निकलने के लिए आप बड़ों को, सियासी बड़ों को बात करनी पड़ेगी आपस में। 3 बड़ी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, PMLN और तहरीक इंसाफ। आपके बड़े बैठ जाए, 10 लोग मसलों सारों का हल लेके निकलेंगे। नहीं बैठेंगे तो पाकिस्तान को कमज़ोर करने का सबब आप लोग बनेंगे। मलिक साहब देखें, पार्लियामान मौजूद है, हुमायूं साहब सेनेट में मौजूद हैं, इनकी पूरी जमात कौमी असम्बली में मौजूद है। आए मिल के बैठ के पाकिस्तान का हल निकालें, लड़ लेंगे। बड़ा टाइम मिला पड़ा है अभी लड़ने के लिए, इलेक्शन के लिए लड़ेंगे, खूब लड़ेंगे, एक दूसरे को बुरा भला भी कहेंगे। आए पाकिस्तान के लिए हम आपके साथ हाथ मिलाते हैं, पार्लियामान के अंदर बैठ के आएँ, बैठ कर बातचीत करके मुल्क के सिक्योरिटी के मामलात को, दाखिली और खारजी दोनों को प्रायोरिटी दें। और इनके लिए मैं आपको फिर कहता हूँ कि किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन, कोई भी सियासी सरगना इसका दहशत गर्दों का सरगना निकले,
उसको किसी ने शेल्टर नहीं देना। मैं मलिक साहब बार बार कह रहा हूँ, 3 सूबे मिलते हैं, बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, जो सियासतदान हो, चाहे वो बासर शख्सियात हो, पुलिस में हो, किसी में भी महकमे में हो, अगर उनका सर किसी दहशतगर्द के हाथ में है, उसको कौम के सामने लटाना चाहिए, उसकी पूरी प्रॉपर्टीज़ को कॉन्फिस्केट करना चाहिए, उनके शोहदा को देनी चाहिए उनकी पूरी प्रॉपर्टीज़, उसको माफ़ी नहीं देनी चाहिए। और मुल्क को आगे बुरानों से निकालने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का पार्लियामान के अंदर यकजा होकर पाकिस्तान को एक पैगाम दें, पाकिस्तान की मायूस कम्युनिटी जो बिज़नेस कम्युनिटी, उनको एक पैगाम दें कि हम पाकिस्तान को इन मसाइल से निकालेंगे। यही मलिक साहब हाल है, वरना तबाही। आप शेर अली साहब, सेनेटर हुमायूं महमद साहब, माजिद निज़ाम साहब का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।